जी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो हम लोगों ने सिग्मंड फ्रूट को पढ़ना था। सिग्मंड फ्रूट जो है उसने एक थ्योरी दी थी। उसने कहा था कि इंसान की जो ख्वाहिशात होती हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अनकॉन्शियसली इंसान के अंदर ख्वाहिशात पैदा होती हैं। वो सारी की सारी जो ख्वाहिशात होती हैं वो इंसान जो है वो सारी की सारी पूरी नहीं कर पाता। तो जब वो पूरी नहीं कर पाता तो बहुत सी ऐसी ख्वाहिशात भी होती हैं जो वो पूरी जो नहीं कर पाता, तो वो कहीं ना कहीं उसको अर्जिस जो है वो कहीं ना कहीं रिप्रेस कर लेती है। रिप्रेसिंग मैंने अर्जिस से मुराद है वो कहीं ना कहीं दूसरी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, दूसरों की या फैमिली नीड्स को पूरा करने के लिए वो अपनी ख्वाहिशात जो है उसको जरा साइड पे रख देता है, उसको छोड़ देता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर मैं चाहता हूं कि मैं 7 डेज मैं दुबई ट्रिप टूर पे जाऊं, और मुझे पता चलेगा कि नहीं, दुबई टूर पे जाने पे जितने पैसे लग रहे हैं उतने पैसों से मेरी कोई फैमिली नीड पूरी हो रही है, तो मैं ऐसा करूंगा कि मैं अपने दुबई के ट्रिप को छोड़ दूंगा, तो मैं फैमिली नीड पूरी कर दूंगा। लेकिन मैंने रिप्रेस कर लिया, क्यों? क्योंकि हमारी फैमिली की अर्जेंसी या कोई और जरूरत मेरी पूरी हो गई, पूरी करनी है। लेकिन सिग्मा फ्रूट कहता है कि ये जो दीस अर्जेस है ना, ये जो अर्ज है दुबई जाने की, ये मेरे दिल के अंदर जो आ गई हुई है तो वो दिल के अंदर से जाएगी नहीं। ठीक है, कहीं ना कहीं कोने खुदरे में वो फंसी रहती है, और कहीं ना कहीं किसी ना किसी वक्त में वो इमर्ज हो जाएगी। जब मैं ख्वाब देखूंगा तो मुझे ख्वाब में दुबई नजर आएगा। ठीक है, मैं कभी बातें कर रहा हूँ तो बातों के अंदर मुझे दुबई ही डिस्कस करने को मिलेगा, दुबई ही डिस्कस करूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा एक ऑब्सेसिव किस्म का बिहेवियर हो जाता है, जिसमें हम लोग अपनी ख्वाहिशात को तोड़ तो रहे होते हैं लेकिन हम उनको मार नहीं सकते, खत्म नहीं कर सकते। वो इसलिए कि हमारी ख्वाहिशात कहीं ना कहीं आ जाती हैं। तो ये डिसीजन जो है ना, इसमें भी हम जो परचेजेस कर रहे होते हैं तो इस तरह की चीजें जो है वो भी हमारे माइंड में हमारे सामने आती हैं। फिर आगे आएगा साइकोलॉजिकल फैक्टर के अंदर आता है परसेप्शन। परसेप्शन परसेप्शन बेसिकली किसी भी चीज को देखने का नजरिया होता है। परसेप्शन इज द प्रोसेस बाय विच पीपल सेलेक्ट, ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ मीनिंगफुल पिक्चर। एक पिक्चर जो है, इसको देखेंगे और इसको देखने के बाद हम लोग परसीव करेंगे। मिसाल के तौर पे आप अगर इस पिक्चर को देखेंगे तो आप क्या परसीव करेंगे? मैं अगर इस पिक्चर को देखूंगा तो मैं कैसे परसीव करूंगा? मैं यहाँ पे ये देखूंगा। देखिए, दो किस्म के लोग हो सकते हैं। एक बंदा ये परसीव करेगा, परसेप्शन नंबर 1, वो कहेगा देखो यार, ये बंदा कितना बेवकूफ है, छोटा सा बच्चा है और उसको गाड़ी चलाना सिखा रहा है। ठीक है, दूसरे नंबर पे एक और बंदा जो है वो बैठेगा, और वो जब दूसरा बंदा परसीव करेगा कि यार देखो, माँ बाप और बेटे का कितना प्यार है कि बाप जो है वो अपने बेटे को जो है वो अपने स्किल्स सिखा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो अलग बंदे अलग अलग तरीके से परसीव करेंगे। एक तीसरा बंदा परसीव करेगा, वो इन दोनों को परसीव नहीं करेगा, वो देखा वो पीछे बैठा बैठा हुआ है और वो बंदे के बारे में परसीव करेगा, देखो यार ये तीसरा बंदा जो बेचारा परेशान है। तो इट मीन्स कि जब हमारे सामने एक पिक्चर आई है, तो इस पिक्चर को हम लोग परसीव करेंगे। जो हम लोग परसीव करते हैं चीजों को, वो हम अपनी ही अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ही परसीव करते हैं। जो हमारे साइकोलॉजिकल या हमारी जो पर्सनैलिटी होती है उसके मुताबिक परसीव करते हैं। एक इंग्लिश की कहावत है जिसमें कहा जाता है कि वी डू नॉट परसीव अदर्स एज दे आर, वी परसीव देम एज वी आर। हम दूसरे लोगों को वैसा नहीं परसीव करते जैसे वो हैं, हम उनको वैसा परसीव करते हैं जैसे हम हैं। इसका मतलब है कि मैंने अगले अपनी जिंदगी के जो 10 12 साल 15 साल 20 साल 30 साल गुजारे हैं, तो मैंने 30 साल जिस तरीके से गुजारे हैं, आने वाली चीजों को मैं उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स और एक्सपीरियंस के बेस पर परसीव करूंगा। इसी तरीके से हर एक बंदा अलग अलग तरीके से परसीव करेगा। यहाँ पे वो बंदा जो रूल्स रेगुलेशन को देखेगा वो कहेगा देखो, बच्चा जो है वो कम उम्र का है, इसको ड्राइविंग नहीं सिखानी चाहिए। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड दूसरी तरफ हम जाएंगे तो एक और बंदा जो बाप और बेटे के साथ बड़ा प्यार उसने ऑब्जर्व किया अपनी जिंदगी में, वो कहेगा देखो बाप बेटे में कितना प्यार है। एक और बंदा जो तनहा रहना पसंद करता है, उस ठीक है, या उसकी जिंदगी में तन्हाई बहुत ज्यादा थी, तो वो पे कहेगा यार ये देखो, एक बंदा बिल्कुल अकेला है और परेशान से बैठा हुआ। इट मींस कि वी परसीव थिंग्स एज वी आर। तो जब हम लोग परसीव कर रहे होते हैं तो हमारे जहन में तीन चीजें आती हैं। एक आती है सेलेक्टिव अटेंशन, एक आती है सेलेक्टिव डिस्टोर्शन, और एक होती है सेलेक्टिव रिटेंशन। हम इनको डिस्कस करते हैं जी। सबसे पहले आएगा सिलेक्टिव अटेंशन। होता क्या है कि हम लोग जैसे पिक्चर में बाकी सब कुछ नजर आ रहा होता है हमें, ठीक है, टेंडेंसी टू पीपल टू स्क्रीन आउट मोस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन विच दे आर एक्सपोज्ड। ठीक है, बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन, ये जैसे पिक्चर आई है हमें हमारे सामने है, तो इस पिक्चर का स्टूडेंट्स बहुत सा हिस्सा हम लोग
जो है पूरी की पूरी पिक्चर हम देख तो रहे हैं, लेकिन हमने सिर्फ एक या इस फैक्टर को परसीव किया है, बाकी पूरी की पिक्चर को हम लोगों ने क्या किया है, अवॉइड कर दिया। इसे हम कहते हैं सिलेक्टिव अटेंशन। इसका मतलब पिक्चर में सिर्फ एक चीज हम लोगों ने देख ली और वो हमें अच्छी लगती है। मिसाल के तौर पे एक सर्फ है जिसे हम कहते हैं बोनस। बोनस के बारे में ये कहते हैं कि बोनस जो है वो सस्ता है, ठीक है। अब जब बोनस सस्ता है तो ये सस्ता होना जो है वो इसकी एक परसेप्शन आ सकती है जिसमें हम सिलेक्टिव अटेंशन कहते हैं कि हम बोनस खरीदेंगे। क्यों खरीदेंगे? क्योंकि बोनस सस्ता है। लेकिन अगर हम ये कहेंगे कि बोनस सस्ता तो है लेकिन बोनस से ज्यादा अच्छे दूसरे डिटर्जेंट्स भी हैं, लेकिन फिर भी हम लोग बोनस ही खरीदेंगे क्योंकि बोनस सस्ता है। अगर हमारे जहन में एक दो चीजें और भी आ रही हैं तो उसके बावजूद हम कोशिश ये करेंगे कि बोनस ही खरीदेंगे क्योंकि बोनस सस्ता है। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि जब हम परसीव कर रहे होते हैं तो और बहुत से फैक्टर्स हमारे माइंड में आते हैं, लेकिन एक फैक्टर जो है उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं जिसे हम लोग कहते हैं सिलेक्टिव अटेंशन, ठीक है, जो हमारी पर्सनैलिटी को सूट कर रहा होता है। दूसरे नंबर पे आएगा सिलेक्टिव डिस्टॉर्शन। इट इज द टेंडेंसी ऑफ द पीपल टू interpret information in the way that will support what they already believe. Selective distortion। हाँ, अगर हम लोगों ने पहले से ही कुछ ना कुछ सोच के रखा हुआ है कि जनाब हम लोगों ने नोकिया के मोबाइल्स नहीं खरीदने, नोकिया के मोबाइल्स अच्छे नहीं है, अगर हमारे जहन में पहले से ही कोई परसेप्शन बन चुकी हुई है, तो अब अगर आप जितनी मर्जी तारीफें करें नोकिया के बारे में, लेकिन हम नोकिया नहीं खरीदेंगे क्योंकि हमारे जहन में ऑलरेडी इसके बारे में नेगेटिव चीजें आ चुकी हुई हैं। तो जब हमारे सामने पहले ही परसेप्शन बन चुकी हुई है जो कि नेगेटिव है, तो वो उसकी जितनी मर्जी अच्छाइयां हमारे सामने ले आएंगे, वो हमारे सामने उनकी बेस पे हम लोग डिसीजन नहीं लेंगे, हम अपनी पहले की परसेप्शन की बेस पे डिसीजन लेंगे। तीसरे नंबर पे आता है हमारा सिलेक्टिव रिटेंशन। इट इज द टेंडेंसी टू रिमेंबर गुड पॉइंट्स मेड अबाउट ब्रांड एंड फेवर फॉरगेट अबाउट द पॉइंट्स कंपीटिंग ब्रांड्स। अब होता यह है कि मिसाल के तौर पे मुझे बहुत अच्छी कार लगती है टोयोटा कोरोला, मैं एग्जांपल देता हूं। टोयोटा कोरोला क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि टोयोटा कोरोला जो है वो ऑफ रोड बहुत अच्छी परफॉर्म करती है, ठीक है, लॉन्ग पे टोयोटा कोरोला बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, ठीक हो गया। इसकी रीसेल वैल्यू जो है वो बहुत अच्छी है, मेरी परफॉर्मेंस बढ़ गई है। अब अगर कोई बंदा मुझे कहता है कि सर ऐसा करें आप सिविक खरीद लें, सर सिविक में जो मीटर है वो डिजिटल है, सर डिजिटल मीटर खरीद लें, तो मैं क्या करूंगा, नहीं, आप जितनी मर्जी तारीफें करें, मैं टोयोटा कोरोला ही खरीदूंगा। फिर आप कहोगे सर सिविक के अंदर उसका जो डिजाइन है सर वो बहुत कमाल का डिजाइन है, आप वो खरीद ले, मैं कहूंगा नहीं मैंने वो नहीं खरीदनी। आप जितनी मर्जी तारीफें कर लें किसी और ब्रांड की, लेकिन ये ब्रांड जो सेलेक्टिव डिस्टॉर्शन ऑलरेडी मेरे पास आ चुका हुआ है, इसके बारे में सोच रखा है, तो ये अच्छी अच्छी चीजें मेरे सामने आ गई हैं। आप कंपीटिंग ब्रांड की जितनी मर्जी तारीफें आप करते रहेंगे तब भी मैं कहूंगा नहीं, मैं टोयोटा कोरोला ही खरीदूंगा क्योंकि ऑफ रोड पे अच्छा है, क्योंकि लॉन्ग ड्राइव में अच्छा है, क्योंकि इसकी रीसेल अच्छी है। तो बाकी जितनी मर्जी क्वालिटीज आप गिनवाते रहें सिविक की, तो मैं सिविक नहीं खरीदूंगा। उसके बाद नेक्स्ट आएगा स्टूडेंट्स, इंसान की जो लर्निंग है, लर्निंग इज द चेंजिंग इन द इंडिविजुअल्स बिहेवियर। इंसान जो होता है जैसे जैसे वक्त गुजरा होता है, जैसे हम लोगों ने ह्यूमन लाइफ साइकिल पढ़ा था, तो लाइफ साइकिल में भी जैसे जैसे इंसान एक साइकिल के एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में आता है, तो फिर इंसान जो है वो चेंज हो रहा होता है। जब चेंज हो रहा होता है तो इसका मतलब इंसान की जिंदगी के अंदर लर्निंग आ रही होती है। तो यहाँ पे जब हम लर्निंग की बात करते हैं तो सबसे पहले आ जाता है ड्राइव्स, ठीक है। ड्राइव से मुराद ये है कि जो हमारी जरूरत होती है उस जरूरत के बाद हमारी ड्राइव्स आती है कि हम लोग किस तरीके से ड्राइव जो है अपनी चीजों को ड्राइव करके अपनी नीड्स को पूरा करने की कोशिश करेंगे। स्टिमुलाई कहते हैं मुहर्रिक को। मुहर्रिक से मुराद ये है कि बाज़ औक़ात कुछ एक्सटर्नल फैक्टर, मुहर्रिक जो होता है वो इंटरनल नहीं होता, मुहर्रिक ज्यादातर एक्सटर्नल फैक्टर होता है। वो एक्सटर्नल फैक्टर जो आपको मजबूर कर देता है। मिसाल के तौर पे अगर मैंने इस रोड से आके अपने बीआईटी में आना है रास्ते से, तो ये रास्ता अगर यहाँ पे ब्लॉक हो गया हुआ है तो फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ से फिर मुझे इस तरफ से आना पड़ेगा। अगर मुझे इस तरह से दरमियान में से गलियों में से आना पड़ेगा और यहाँ पे बीआईटी पहुंचना पड़ेगा, तो इसका मतलब है मैंने रास्ता चेंज किया। तो रास्ता मैंने चेंज क्यों किया? बिकॉज ऑफ दिस स्टिमुलाई।
ठीक है। फिर कुछ क्यूज मिलते हैं, क्यूज से मुराद ये कि कुछ एड्स हम देख रहे होते हैं, कुछ हमारे दोस्त परचेज कर लेते हैं, तो उस दोस्त के परचेज को देख के चलो कहते हैं यार हम भी परचेज करते हैं। हम मुआशरे में देख रहे होते हैं कोई और बंदा अगर इस तरह की परचेजेस कर रहा है तो हम भी कर लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट्स हम लोग देख लेते हैं तो उनकी बेस पे फिर हम लोग परचेज करते हैं। फिर आएगा रिस्पॉन्सेज। रिस्पॉन्सेज मुराद ये है कि हम रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं, किसी बंदे ने हमें कहा और उसके जवाब में हमने रिस्पॉन्ड किया। कोई बंदा हमारे पास आया परचेज सेल करने के लिए, हमने उसके रिस्पॉन्स में परचेज कर लिया। फिर रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट से मुराद ये होता है कि जब आप कोई चीज परचेज कर लेते हो और परचेज करने के बाद अगर आपको अच्छी लगती है तो अब अच्छा डिसीजन जो होता है उसको आप रीइंफोर्स करते हो। ठीक है जी। उसके बाद स्टूडेंट्स अगला टॉपिक हमारा जी, उसके बाद अगला टॉपिक बिलीफ। बिलीफ कैसे कहते हैं? बिलीफ इज अ डिस्क्रिप्शन, descriptive thought that person has about something based on knowledge, opinion, faith. belief basically हम लोग कहते हैं ईमान को, ठीक है। मेरा ईमान है on the basis of our knowledge, मेरा ईमान है on the basis of our opinion, मेरा ईमान है on the basis of faith। किसी चीज के बारे में फेथ, मेरा ईमान है, मेरा बिलीफ है कि टोयोटा कोरोला कभी हमें धोखा नहीं देगी। मेरा ईमान है कि टोयोटा कोरोला खरीद लो, मेरा बिलीफ है टोयोटा कोरोला खरीद लो कि जब आप बेचने के लिए जाओगे तो आपको ये बहुत ज्यादा लॉस नहीं देगी। ठीक हो गया। उसके बाद होते हैं मुख्तलिफ किस्म के लोगों के एटीट्यूड्स। एटीट्यूड बेसिकली जो हमारी सोच होती है उसके जावियों को कहते हैं। डिस्क्राइब द पर्सनस रिलेटिवली कंसिस्टेंट इवैल्यूएशन, फीलिंग्स एंड टेंडेंसी टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट एंड आइडिया। किसी की चीज के बारे में आपका वैल्यू, आपका पॉइंट ऑफ व्यू, वो आपका एटीट्यूड होता है। मिसाल के तौर पे कोल्ड ड्रिंक नहीं यूज करनी। क्यों? क्योंकि कोल्ड ड्रिंक जो है उससे सेहत खराब होती है। तो जब हमारा एक एटीट्यूड बन चुका है तो हम लोग कोल्ड ड्रिंक को अवॉइड करना स्टार्ट कर देंगे। वो क्यों अवॉइड कर रहे हैं कोल्ड ड्रिंक्स को? बिकॉज वी हैव एन एटीट्यूड कि कोल्ड ड्रिंक्स जो है वो सेहत को खराब करती है। ठीक है। उसके बाद हमारे टाइप्स ऑफ बाइंग बिहेवियर हैं, जिसमें हमारे कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर, डिस्टेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर और हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर और वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर, ये हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में डिस्कस करेंगे। इस वीक तक हम लोगों ने इतना ही करना है। ये वीडियोस इंशाल्लाह अपलोड हो जाएंगी तो आप लोग नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह इसको पढ़ के आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह वी विल meet you in the class and we will meet you in next video. Thank you very much. Allah Hafiz.